सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का न्यू चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर नाउ। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस मींस अब अगर हमें चलना है तो हम अगर कोई आदमी चल रहा है तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि वो आदमी जिंदा है। अगर कोई एनिमल भाग रहा है या खाना खा रहा है या डॉग है, अगर वो बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो डॉग जिंदा है। बर्ड्स उड़ रही है तो हम कह सकते हैं वो बर्ड्स जिंदा है। बट अगर ये सब एनिमल्स या ह्यूमंस अगर सो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है? हमें पता चलता है कि वो कैसे सांस ले रहे हैं, उनके सांस लेने का तरीके से पता चलता है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स जिससे हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ देखने से पता नहीं चलता कि वो आदमी जिंदा है या नहीं, और भी बहुत सारे तरीके जिससे हमें पता चल सकता है कि वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं। सो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस वर्क। अब मेंटेनेंस वर्क क्या होता है? मेंटेनेंस वर्क में हमारी बॉडी कैसे चल रही है उसको सही तरीके से चलाने के लिए एक प्रोसीजर हमारी बॉडी तैयार करती है। अब फॉर एग्जांपल हमें भागना है, हमें भागने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अगर हम मैराथन भाग रहे हैं तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट अब इतनी एनर्जी आएगी कहाँ से? ये एनर्जी आएगी जो हम खाना खाएंगे, जो न्यूट्रिशन हमें मिलेगा, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होगा, उस सबसे हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये सब जो काम हुआ, जो हमने खाना खाया, जो हमें एनर्जी मिली, जिससे ग्लूकोज रिलीज हुआ, जिससे एनर्जी रिलीज हुई, ये सब काम एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। सो यहाँ देखिए, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? दीज आर द मेंटेनेंस जॉब और मेंटेनेंस प्रोसेस। और मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए अब हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? हमें पता है हम फूड खाएंगे, फूड हम बाहर से लेंगे, प्लांट से लेंगे, वेजिटेबल से लेंगे, फ्रूट से लेंगे, बहुत सारी चीजों से हम एनर्जी लेंगे, और वो जो एनर्जी है हम उसे क्या बोलते हैं वैसे? तो न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी, और एनर्जी वो आगे यूज हो जाएगी। सो अगेन यही टॉपिक है आपकी बुक में भी कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। फूड जो है पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, जिसे हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होगी। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट या फैट या स्टार्च की फॉर्म में बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और एट लास्ट हमें एनर्जी मिलेगी। सो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइंस है। In the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of organism is in contact with the environment. अब single-celled organisms जो है, for example amoeba, for example paramecium, अब ये सब चीजें ये single-celled organisms हैं। अब इनमें कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट जरूर, जैसे हम ह्यूमंस में हमें पता है कि हमारे माउथ से खाना अंदर जाएगा, हमारे एनल सिस्टम से हमारे जो वेस्टेज है वो बाहर आएगा। हम ह्यूमंस में तो ये सब चीजें फिक्स्ड है, वैसे एनिमल्स में भी ये चीजें फिक्स्ड है, बट अमीबा या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये चीजें फिक्स नहीं है। वो कहीं से भी अपना ओपनिंग पार्ट बना देगा जिससे वो खाना ले सकता है, यहाँ जहाँ से वो खाना निकाल सकता है। सिंगल सेल में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। बट multicellular organism may not be in direct contact with the surrounding, simple diffusion। बट अमीबा जो था उसने अलग अलग अपने इनटेक एंड आउटटेक सिस्टम बनाए क्यों? उसने अपनी चीज कोई भी फिक्स क्यों नहीं रखी? वो इसलिए क्योंकि अमीबा है वो रहता ही सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में रहने की वजह से उसको हर टाइम खाना वगैरह मिल जाएगा, तो इसलिए उन्हें प्रॉपर माउथ या इनटेक या आउटलेट बनाने की जरूरत नहीं है। बट जो ह्यूमन है, ह्यूमन हमारा हम इन्वायरमेंट या जमीन से जुड़े हुए रह के नहीं रह सकते। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके हम न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, इसलिए हमारा एक ही माउथ पार्ट और एक ही ओपनिंग होता है जिससे हम खाना ले भी सकते हैं, खाना निकाल भी सकते हैं। सो नेक्स्ट है multicellular organism, various body parts have specialized in the function they perform। अब अगेन वही चीज कि ह्यूमन जो बॉडी है इसमें हर फंक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल खाना अंदर लेने के लिए माउथ है, खाना आगे पहुंचाने के लिए इसोफेगस है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है, खाना निकालने के लिए एनल सिस्टम है, खाना और ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी है। सो अब
बात ये है कि हमारी जो माउथ है वो खाना ले रहा है, हमारा स्टमक माउथ डाइजेस्ट कर रहा है, तो क्या जो भी हमें एनर्जी या न्यूट्रिशन मिलेगा वो हमारा सिर्फ माउथ या स्टमक की काफी है? नो, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए क्या होगा, हमारी बॉडी में वेरियस ट्रांसपोर्टेशन होंगी, खाना हमारे अंदर जाएगा। अब वो ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके से ब्लड सेल्स के थ्रू भी हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होगी, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है वो एनर्जी हमारी बॉडी के हर एक एक पार्ट को जाके मिले, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। Uptake of food and of oxygen will also be in function of specialized tissue। अगेन वही कि uptake of food and oxygen हमारी स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अलावा भी हर बॉडी पार्ट को चाहिए। Since the food and body taken on up at one place in the body of organism while all the body parts need हैं, अगेन वही कि जरूर एक प्लेस से खाना आ तो रहा है, एक ही प्लेस में खाना बन तो रहा है, एनर्जी मिल रही है, बट पूरी बॉडी पार्ट को भी वो चीजें चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वही ट्रांसपोर्टेशन, जब हमारी बॉडी में एक जगह पे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी बन रही है, लेकिन वो एनर्जी जब पूरे बॉडी पार्ट को भेजनी पड़ती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट है कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट, देयर आर नॉट यूजलेस फॉर द ऑक्सीजन बट कुड इवन बी हार्मफुल। अब इसका मतलब क्या है, हमारे जो, वैसे तो ह्यूमंस खाना खाते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन छोड़ पाए, उन्हें वाटर भी चाहिए। सो हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, किसी भी तरह की चीजें हैं, उसके अलावा हमारी बॉडी जब भी, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में खाना आया, खाना बाद में सिंपल जब फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमें एनर्जी जब हमारी बॉडी में स्टोर हो गई, हमारी बॉडी में सिर्फ एनर्जी नहीं बनी, हमारी बॉडी में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बने। अब वो जो बाय प्रोडक्ट्स है वो क्या होते हैं, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल मीन्स वो सारी चीजें वेस्ट होती है, अगर वो हमारी बॉडी में रहेगी तो हमारी बॉडी को हार्म करेगी, इसलिए वो जितने भी बाय प्रोडक्ट्स है जो हमारी बॉडी के किसी भी काम के नहीं है, उन्हें निकालना जरूरी है, और उसे क्या हम बोलते हैं, एक्सक्रीशन। सो अगेन एक बार समझते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे बन जाते हैं जिसका हमारी बॉडी को कोई काम नहीं है, लेकिन माना कि उस चीज का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसे अपनी बॉडी में रख पाए, हमें उसे बॉडी में से वो निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हार्म होने लग जाएगी उन चीजों से, इसलिए उन वेस्ट चीजों को निकालना बॉडी से जरूरी है। That's why the removal of the all waste things in our body is known as excretion। So next हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। अगेन वही बात फिर से घूम के आई है कि न्यूट्रिशन हमें चाहिए क्यों, एनर्जी के लिए। एनर्जी मिलेगी कैसे, फूड इनटेक से। फूड इनटेक में भी उसके बाद पहले तो वो चीजें, अगर फूड हमने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, उसे हमारी बॉडी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और एट लास्ट वो क्या रिलीज कर देगी, रिलीज या पहले तो स्टोर करेगी एनर्जी, और बाद में हमें जब भी जरूरत होगी हमें एनर्जी मिल जाएगी। अब न्यूट्रिशन होते हैं दो तरह के, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, एक बार हम दोबारा देख लेंगे। न्यूट्रिशन होते हैं दो तरह के, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स, ऑटो मीन्स खुद से, ऑटो का मतलब हमेशा यही होता है खुद से, हेट्रो मीन्स जो किसी पर डिपेंडेंट हो। ऑटो में, ऑटोट्रॉफ्स में सबसे मेजर जो है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है दैट आर प्लांट्स और ट्रीज। सो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर। इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। हालांकि ऑटोट्रॉफ्स में और भी चीजें आ जाती हैं, बट अगर हम बात करें सिर्फ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के मामले में हम बात कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की। उसके अलावा ऑटोट्रॉफ्स का मेन जो मीनिंग क्या है, वो चीजें जो अपना खाना खुद बना ले, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स जब खाना बनाते हैं तो उन्हें मेन चीज कौन कौन सी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बदले में क्या रिलीज करते हैं, वो एनर्जी जो उनके ही काम आएगी। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेने के बाद क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो हम
ह्यूमंस को या एनिमल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम अगर तो हम वेजिटेरियन है तो हम डिपेंडेंट होंगे वेजिटेबल्स के ऊपर, फूड्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एक्सेट्रा। अगर हम नॉन वेज है तो हम किसी और एनिमल के ऊपर होंगे, फॉर एग्जांपल हैन, अगर हम खारी चिकन खा रहे हैं एक्सेट्रा। सो इन शॉर्ट, अगर हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना खाने के लिए, तो उससे क्या बोलेंगे हम? हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स जो है सेल्फ न्यूट्रिशन, उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, जिसका मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक जो होंगे जो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अगेन वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताई। एनर्जी सोर्स इसमें क्या होगा? लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी या का मतलब है फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के मामले में आएगी। उसके अलावा केमिकल एनर्जी के लिए भी कुछ एग्जांपल है, अलग अलग पैरासाइट्स जो होते हैं, जो लीव्स जो होती हैं, लाइसिस जो होती हैं, ये सब में क्या आएगा? केमिकल एनर्जी। अब अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, तो हेटेरोट्रॉप्स की क्या है? यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? जब भी हम बाहर से कुछ भी हम फूड लेंगे तो वो हमारी बॉडी में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो बाद में काम आने पे हम एनर्जी यूज कर पाएंगे। नीड फॉर एंजाइम्स। अब ऑटोट्रॉफ में किसी भी तरह का एंजाइम की जरूरत नहीं होती। एंजाइम क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसे खाना डाइजेस्ट करते टाइम जिसकी जरूरत पड़ती है। अब प्लांट्स है, प्लांट्स को किसी भी तरह के एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ह्यूमंस को जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी अमाइलेज या सेलिब्री ग्लैंड से जो जैसे हमने खाना मुंह में डाला तो हमने खाना मुंह में डाला तो हमारे जो ये सेलिब्री ग्लैंड है वो सेलिब्री अमाइलेज जो एक तरह का एंजाइम है वो रिलीज करेंगे। उससे क्या होगा? हमारा खाना जो है वो और सॉफ्ट होता जाएगा, ताकि वो हमारे इसोफेगस से आगे आगे जाके हमारे स्टमक में जाए। ऐसे ही हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम रिलीज होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि जरूरी है ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। बट फोटोसिंथेसिस या प्लांट्स के मामले में हमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल आ गया फोटोसिंथेसिस में, ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स, जो मैं सबसे बता रही थी, ग्रीन प्लांट्स या नॉर्मल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अपने आप को ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स जो है वो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि ऑटोट्रॉप होते हैं, जो अपना खुद का खाना खुद से बना लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे अभी देखेंगे। उसके अलावा हेटेरोट्रॉप्स में एग्जांपल्स हैं एनिमल्स एंड फंजाई। डिपेंडेंस अगेन वही है कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, जो हेटेरोट्रॉप्स है वो बाकी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे इन्हीं चीजों को डिटेल में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब होता क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर हम सबसे पहले तो अगर हम प्लांट्स वाला एग्जांपल देखें, प्लांट्स का अगर हमने एग्जांपल देखा तो उसमें तो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, हमें पता है। फूड इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही सेम चीज एनिमल्स में भी होती है कि फूड बाहर से लिया जाता है और अपने अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एक एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है ताकि वो काम आने पे हम यूज कर पाए। अब ये तो रही। अब फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया जाता है ताकि वो क्या बना पाए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इतना समझ आया? अब ये सब चीजें जो है वो होती किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। क्लोरोफिल क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि जो हम अगर हम जनरली किसी बच्चे से पूछे कि फोटो जो 6 अराउंड क्लास में होगा, अगर उनसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस किसमें होती है तो वो बोलेगा लीव्स में। बट अगर हम पूछे कि लीव्स में भी कहाँ होती है तो शायद उसे ना पता हो। बट हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि 8th क्लास में भी आई थिंक पढ़ा है कि लीव्स में भी एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस करता कौन है? तो कौन करता है? क्लोरोफिल। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में फोटोसिंथेसिस। सो अब अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस की एक डिटेल फॉर्मूला और इक्वेशन, तो वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और वाटर।
अब ये जो फॉर्मूला है ये आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में भी है, जो सबको पता ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये जो एक बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे कैसे, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन तो यहाँ है, उसके अलावा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो मतलब टोटल 24 ऑक्सीजन तो इस साइड पे ही है। अब यहाँ कितनी साइड हम देख लेते हैं, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 ये रहे, 6 2 जा 12 होता है, तो 12 तो ये रहे, उसके अलावा 6 ये रहे, तो अगेन यहाँ पे भी कितने हो गए टोटल 24, 6 12 और ये 6, तो टोटल 24 भी यहाँ हो गए। अब 12 इंटू 2 क्या हुआ 24, तो 24 हाइड्रोजन इस साइड पे है, 12 तो ये रहे और ये रहा 6 2 जा 12, तो यहाँ पे भी 24 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए, तो हो गई यहाँ पे इक्वेशन हमारी बैलेंस। अब फोटोसिंथेसिस में तीन जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नोट करने वाली हैं। फर्स्ट क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने जैसे पहले बताया कि क्लोरोफिल ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है कैसे, क्यों करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही जो फिल ही वो चीज है जो लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। अब उसने लाइट को अब्जॉर्ब की तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन्होंने क्या बोला, जो अब फोटोसिंथेसिस जो है उसमें फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन बनाना, सो लाइट से खाना बनाने को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मीन्स लाइट। अब यहाँ पे अगर लिखा ही फोटो है तो मतलब लाइट तो यूज हो ही रही है, और लाइट ऑब्वियसली हो रही है क्योंकि हमने लिखा है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये सब देखा जाए तो केमिकल चेंज ही तो हुआ। यस, तो हम लिख कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो रही है, बट हुई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर का एग्जांपल लेके इसमें बताया कि ये जो वाटर था वो एट लास्ट जाके किस में स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन और अगेन वाटर में। तो क्या ये एक तरह की केमिकल इक्वेशन है, यस। अब लास्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ, ये भी एक तरह की केमिकल इक्वेशन ही है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज है ये एक कार्बोहाइड्रेट ही है। अब अगर ये डायग्राम देखिए, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं एग्जाम में, बट स्टिल देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन्होंने एक लीफ को जो है कट किया, तो इसमें उन्होंने बताया कि जो लीफ को अगर हमने किया तो उसकी, अगर ये लीफ है तो उसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है उसको, वो तो एक वैक्सी लेयर होती है। उसके अंडर जो फर्स्ट लेयर होती है वो क्या होती है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन ग्रीन सर्कल्स दिख रहे हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स खुले होंगे, एयर स्पेसेस होंगी, और नीचे क्या होंगे, गार्ड सेल। गार्ड सेल्स में यहाँ पे होगा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, ये काम किसका होता है, स्टोमेटा का, जो अब हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही है इसमें बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये रहा स्टोमेटा का डायग्राम, ये है स्टोमेटा इन ओपन पोजीशन, ये है स्टोमेटा इन क्लोज पोजीशन। इस स्टोमेटा के ऊपर छोटे 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 पोर्स होंगे, उस पोर्स से क्या होगा, ऑक्सीजन हम छोड़ सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन लीफ सर्फेसिस। लीफ के ऊपर छोटे 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 सर्फेस होंगे जो स्टोमेटा ही होते हैं। एक्चुअली वो ऊपर नहीं होते बट होते लेयर्स के अंदर ही हैं, बट दिखने में वो टाइनी पोर्स की शेप में होते हैं। सो दे हेल्प इन गैस एक्सचेंज, ये मैंने बता दी कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो स्टोमेटा है वो ओपन कब होगा, जब इसके अंदर बहुत सारा क्या आएगा, वाटर जब आएगा, तो मतलब स्टोमेटा क्या, ये जो है इसे हम बोलेंगे गार्ड सेल्स। ये जो किडनी शेप्ड या राजमा शेप जिसे हम कह देते हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल वाटर जब आएगा तो क्या हो जाएंगे, स्वेल, और स्वेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर इसमें से बाहर आ गया सारा, तो क्या हो जाएगा, ये गार्ड सेल्स जो है वो बंद हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तो इस तरह से क्लोज हो जाएंगे। सो अब अगर अगेन ये यहाँ पे वही चीज है, प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस। प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि उसमें से वाटर लॉस ना हो। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करते हैं,
स्टोमेटा का ओपन या क्लोजिंग डिसाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। गार्ड सेल स्वेल कब होंगे, जब स्वेल होंगे वाटर के आने से, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा जब स्टोमेटा को बंद करना होगा। अब नेक्स्ट है हमारी एनसीईआरटी की लाइंस। So far we have talked about the autotrophs need their energy requirement, but they also need other raw material. अब जो ऑटोट्रॉप्स है उसको हमने पता चल गया हमें कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, तो बट ये इनफ नहीं है, उसके अलावा उन्हें और भी चीजें चाहिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसने सनलाइट ली, तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे आगे वो यूज हो गया, बट सिर्फ ये इनफ नहीं है, उसके अलावा प्लांट को चाहिए क्या होता है, वाटर तो चाहिए। ये तो फॉर्मूला में भी है, वाटर मिलता कहाँ से, सॉइल से मिलता है। उसके अलावा नाइट्रोजन चाहिए होता है, फोस्फोरस चाहिए होता है, आयरन भी चाहिए होता है, मैग्नीशियम भी चाहिए। ये सब भी कहाँ से मिलता है, सॉइल से ही मिलता है। उसके अलावा नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज ऑफ सिंथेसिस। अब प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन कहाँ से बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा। नाइट्रोजन आएगा कहाँ से, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड से, जो सोइल के अंदर भी होते हैं और एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन होते हैं। अब ये सारी जो है वो ज्यादा डिटेल्स में आपको अपकमिंग क्लासेस में देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते क्या हैं और वो क्यों प्लांट के लिए जरूरी होता है और उन्हें मिलते कैसे हैं, ये अपकमिंग क्लासेस में है। बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्लांट को चाहिए होता है, जो दो तरह से मिल सकता है। फर्स्ट तो जो है सॉइल से मिलेगा, दूसरा कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से। सॉइल से जो मिलेगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक, और जो एटमॉस्फेयर से मिलेगा उससे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिलहाल के लिए ये नाइट्रोजन में तो इतना ही आएगा, क्योंकि बाकी सब अपकमिंग क्लासेस में, हालांकि इसके एक बहुत डिटेल टॉपिक भी है जो आपको हायर क्लासेस में ही है। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था कि जो किसी और पे डिपेंडेंट होगा, तो इसमें भी दो तरह टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो तरह के होंगे। फर्स्ट जो होगा वो तो होगा आउटसाइड द बॉडी, जो खाना डाइजेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट है जो आउटसाइड इनसाइड द बॉडी करेगा। अब आउटसाइड वाले में एग्जांपल है फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड मीन्स ब्रेड के ऊपर जो ग्रीनिश लग जाता है। यीस्ट, बैक्टीरिया लाइक कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या होता है, अगर ऐसे एक ट्री होता है, ट्री के ऊपर आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कुछ इस तरह की बेल जैसी होती है, दैट इज कॉल्ड कस्क्यूटा। लाइस जो जुएं होती हैं, पैरासाइट्स भी लाइस के ही पार्ट्स, लाइस ही होती है। पैरासाइट्स के अंडर लाइस आती है, पैरासाइट नहीं जो किसी और की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है डिसीजन लेने के लिए, तो लाइस क्या है, पैरासाइट्स का ही एग्जांपल है। अब नेक्स्ट अब ये होता कैसे है, आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन हो कैसे रही है, तो वो कैसे हो रही है, ऑर्गेनिज्म रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू फूड। फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ट्री के ऊपर अगर ये मशरूम या फंजाई कोई लग रही है, तो वो फंजाई क्या करेगी, यहाँ पे अपने एंजाइम रिलीज करेगी। एंजाइम रिलीज करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी फूड जो होगा वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ, तो वो फंजाई या ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस न्यूट्रिशन को इनटेक कर लेगा। सो ये इतना सही प्रोसेस है आउटसाइड द बॉडी। अब मेन जो आ रहा है वो है इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी में भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहले सिंगल सेल्ड, दूसरा है मल्टी सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, कुछ भी आप कह सकते हो। सिंगल में तो आ जाएगा अमीबा और पैरामीशियम, दो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो मैंने भी वही लिए हैं कि अमीबा और एक पैरामीशियम। मल्टी सेल में क्या है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सो पहले हम बात करेंगे सिंगल सेल की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत बार पूछा जाता है, अमीबा का। अमीबा क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये तो रहा फूड। तो फूड अगर अमीबा को दिख गया कि यहाँ पे फूड है,
तो वो क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ से बनाने लग जाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल अगर ये फूड है, ये जो टिप है, अगर ये फूड है तो इसके ऊपर अमीबा इस तरह से प्रोजेक्शन बनाने लग जाएगा। इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। अब जैसे ही सूडोपोडिया बना, उसके बाद पहले उसने धीरे धीरे से प्रोजेक्शन बनाए, उसके बाद उसने अपना यहाँ से जो था वो पूरा क्लोज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे पूरा क्लोज कर लिया, तो अंदर तो आ गया, फूड पार्टिकल अंदर आ गया, और उसके आसपास की ये जो स्पेस जो है इसको क्या बोलेंगे हम, फूड वैक्यूल। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही फूड आया, वो खुद को सिंपलर फॉर्म में अमीबा जो है फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा, और उससे जो है न्यूट्रिशन ले लेगा, और इसका इजेशन भी इसी तरह हो जाएगा, वो धीरे धीरे फिंगर लाइक इजेशन की तरह जो वेस्ट है वो रिलीज कर देगा। अमीबा में तो इतना ही है। उसके अलावा एक पैरामीशियम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का आएगा, बट मेन जो अमीबा था वो मैंने आपको बता दिया। पैरामीशियम में भी सेम ही चीज है कि वो कुछ इस तरह का होता है, इसके अराउंड ये हेयर ग्रोथ्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया। उसकी एक ये जो ओपनिंग होती है इसे वो हम बोलेंगे ओरल ग्रुप। ये फूड पार्टिकल अंदर आ रहा है, ये है पूरा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हुआ, और खाना डाइजेस्ट होने के बाद जब इजेशन की बारी आई, इजेशन मीन्स खाना बाहर निकालने की जब बारी आई, तो कहाँ से होगी, एनल पोर्स से। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मल्टी सेलुलर में हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको और क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। अब सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी कि डायग्राम बनाते कैसे हैं इसका। आपकी बुक में भी डायग्राम है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में दिखाऊं। सो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये तो हो गई, ये तो पहले आ गई नोस्ट्रिल्स, ये आ गया माउथ, ये आ गई इसोफेगस, ये आ गया स्टमक, ये आ गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया एनल, इसके पीछे जो जाएगी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे होगा पेरिक्रियास। आई डोंट नो ये स्टाइलस इस पे सही से काम नहीं कर रहे, तो डायग्राम सही से बन नहीं रहा, बट जस्ट फॉर एन आइडिया, ताकि आपको सिंपल डायग्राम बनाना आ जाए। यहाँ होगा लीवर, और इसके अंदर होगा गॉल ब्लैडर। तो अगर हम अभी लिखें तो ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स, माउथ या बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, एनल ओपनिंग, एनस, यहाँ पे होगी वर्मिफोरम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। वर्मिफोरम अपेंडिक्स हम सबको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं होता। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि अब इस पार्ट से तो आपको पता चल रहा है कि हमारा पार्ट जो है, यहाँ से अगर फूड आ रहा है तो फूड माउथ से जाएगा, इसोफेगस से नीचे जाएगा, स्टमक में जाके HCl और बाइल जूस जो है वो सब सीक्रेट होंगे, खाना डाइजेस्ट होने लग जाएगा। उसके बाद सबसे पहले खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा फूड की अब्जॉर्प्शन होगी, फूड न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्टिजियल वेस्ट जो है वो होता हुआ इनल ओपनिंग से बाहर आ जाएगा। अब हम इसी को बहुत डिटेल में बट बहुत ही सिंपलिसिटी से अब पढ़ेंगे। सबसे पहले खाना कहाँ गया, माउथ में या बकल कैविटी में। तो यहाँ क्या हुआ,
हमारे जो टीथ है उन्होंने खाना को च्यू किया, उसे क्रश किया। जो खाना अगर हमने इतनी बड़ी बाइट डाली है तो उससे खाना च्यू करेगा, छोटी-छोटी बाइट में कन्वर्ट करेगा। उसके अलावा हमारा जो माउथ है उसके अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है, सैलाइवरी अमाइलेज। इससे क्या होता है, एक तो खाना ब्रेक डाउन होगा, उसके अलावा हमारा जो खाना है वो स्मूथ सॉफ्ट हो जाएगा ताकि वो और आगे हमारे इसोफेगस के थ्रू पुश हो सके, आराम से स्मूथली पुश हो सके। नेक्स्ट है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है, हमारे माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। इसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टेलिस, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पेरिस्टेलिस। पेरिस्टेलिस मींस हमारा जो इसोफेगस है वो हल्की हल्की ना कॉन्ट्रेक्शंस करता है। उस कॉन्ट्रेक्शन से क्या होता है, खाना आगे आगे पुश होगा, तो इस मूवमेंट को क्या हम बोलते हैं, पेरिस्टेलिस। तो पेरिस्टेलिस जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा और उससे खाना ऑब्वियसली आगे जाएगा। उसके बाद खाना हमारे स्टमक तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है स्टमक क्या करता है, एक मस्कुलर मस्कुलर सैक होती है हमारा जो स्टमक है, वो जो हमारे खाने को कुछ आज के लिए अपने स्टमक में रखेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करने लग जाएगा। सो द मस्कुलर वॉल्स एक्सपैंड एंड मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। हमारी जो मस्कुलर वॉल है जो स्टमक की वो एक्सपैंड होगी, खाना अंदर जाएगा, थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्शंस करेगी, खाने को आपस में मिक्स करेगी, उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ेगी। उसके अलावा हमारी जो स्टमक जो है इसमें से जितने भी एंजाइम्स जब निकलते हैं उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। या और वो कहाँ से निकलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जो है तीन तरह के मेन जो है वो एंजाइम्स है। फर्स्ट क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सबको पहले भी पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि HCl क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगा। उसके अलावा पेप्सिन रिलीज होगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। म्यूकस जो होगा, म्यूकस भी प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब हमारी बॉडी में HCl है, HCl है एक बहुत कंसंट्रेटेड HCl। अब कंसंट्रेटेड HCl होने का मतलब कि अगर हम वो हमारे हाथ पे इस वक्त गिर गया तो हमारा हाथ जल जाएगा। बट HCl तो हमारी बॉडी में है, हमारे स्टमक में है, तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता, क्योंकि उसके हमारे स्टमक के वॉल में क्या होता है, म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, हमारी बॉडी की जो लाइनिंग है, जो वॉल है, उसको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा हम जब यहाँ हमारा खाना डाइजेस्ट होने लग गया, उसके बाद अ स्फिंक्टर मसल रिलीजेस फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारी स्टमक में एक स्फिंक्टर मसल होता है जो खाने को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। बहुत बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, तो हम क्या आंसर देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हाईली कॉइल्ड होती है। अब हाईली कॉइल्ड हमारी बॉडी का सबसे जो लॉन्ग जो ऑर्गन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल काऊ की बात करें, काऊ में और ज्यादा लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्यूलोज खाता है। सेल्यूलोज मींस प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होगा, प्लांट का सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लेता है, तो इसीलिए काउस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि वो हर वक्त सेल्यूलोज ही खाता है, तो उन्हें डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए काउस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी ज्यादा लंबा होगा। ह्यूमन का कंपेरेटिवली कम लंबा होता है, बट हमारी बॉडी का एक लंबा जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो हाईली कॉइल्ड टू अ फिट कॉम्पेंसेटेड, हाईली कॉइल्ड होता है लेकिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा कॉइल कर करके इस तरह कॉइल कर करके हमारी जो बॉडी के अंदर खुद को कॉम्पैक्ट रख के एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है इट इज लॉन्गर इन हर्बीवर्स, ये जो मैंने आपको पहले बताया काऊ वाला एग्जांपल। लीवर एंड अब क्या करेंगे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया खाना, लीवर और पैनक्रियाज भी सिक्रीशंस करेंगे, वो भी एंजाइम्स देंगे। लीवर कौन सा एंजाइम देगा, बाइल जूस देगा। बाइल जूस क्या करेगा, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड टू मेक इट एल्कलाइन, इमल्सिफाई लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर। जो स्टमक में से एसिड था उससे वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जो फैट है उसको वो स्मॉलर या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज से पता लगता है कि पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, तो पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, वो ट्रिप्सिन को कंटेन्स ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन आ रहा है उसे डाइजेस्ट करेगा, किससे डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन की हेल्प से। ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज करता है, वो एक एंजाइम रिलीज करेगा, दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसके अलावा लाइपेज भी जो है वो रिलीज होगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, फैट्स को इमल्सिफाई करेगा, यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा।
लास्ट जो है फाइनल ब्रेकडाउन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन से जो एंजाइम रिलीज होंगे। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, जो कि एट लास्ट हमें एनर्जी देगा। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। अब लास्ट एब्जॉर्प्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई क्या होता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो इतनी छोटी है कि उसमें इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह की बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। इससे क्या होगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, खाना आराम से वहां पे एब्जॉर्ब होगा और आगे की तरफ पुश होता रहेगा। So finger-like projections called villi increase surface area and absorb nutrients directly into blood vessels. हमारी villi में जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो खाना है वो आराम से अब्सॉर्ब होगा और वो जो न्यूट्रिशन है वो सेल्स की तरफ जाने लगेगा। उसके बाद खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है सारा अब सारी चीजें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो गई, बट अब्सॉर्ब होने के बाद जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो वेस्ट रह गई वो कहाँ को जाने लग जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब रिमेनिंग वाटर फ्रॉम अनएब्सॉर्ब फूड। अब वेस्ट चीजें तो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगी, बट लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत जो उसमें वाटर या थोड़ी बहुत जो न्यूट्रिशन बचेंगे थोड़ा बहुत जो है वो भी अपनी तरफ अब्सॉर्ब करने लग जाएगा। मेन चीजें तो हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, एट लास्ट में इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा खाना था वो कहाँ गया, एट लास्ट एनल में गया। Solid waste is expelled from the body via anus, regulated by the anal sphincter. Anal sphincter means anal opening. So हमारा जो वेस्ट था एटलास कहाँ पे गया, एनएस पे गया, और एनएस से क्या हो गया, खाना कुछ टाइम वहाँ स्टोर रहेगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि इट्स टाइम टू रिमूव द वेस्ट, तो हम एनल ओपनिंग से हम लोग अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का लास्ट टॉपिक, डेंटल केयर। हम टीथ को कैसे हम बचा सकते हैं, जो आपकी बुक में है, हालांकि इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट कुछ आएगा नहीं इतना, बट स्टिल डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। अब हमारे जो टूथ है, टूथ के जो ऊपर जो व्हाइट जो पोर्शन आपको दिख रहा है उससे और जिसके ऊपर टूथ लगा उसे क्या बोलेंगे हम, इनेमल्स और डेंटाइन। सो इट बिगेन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर produces acid that soften और demineralize the enamel। अब जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं तो ज्यादा शुगर खाने की वजह से हम कहते हैं बच्चों को मीठा मत खाओ तो वरना दांत सड़ेंगे। तो उसका क्या मतलब है कि जब हमने शुगर खाया तो उसमें क्या आएंगे, बैक्टीरिया। अब उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे अटैक कर देंगे जिस वजह से क्या होगा, जो हमारी इनेमल है वो क्या होने लग जाएगी, सॉफ्ट होने लग जाएगी, ऊपर की उसकी लेयर हल्की हल्की निकलने लग जाएगी। सो उस वजह से क्या होगा, हमारे जो खाना टूथ है वो सड़ने लग जाएगा, और अगर हम कुछ खाना खाएंगे तो हमें सेंसेशन सी होने लग जाएगी। दैट्स व्हाई सलाइवा कैन नॉट रीच द। अब हमारी जो सलाइवा है ना, हालांकि वो उस चीज को ठीक कर सकता है बट वो नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया जो है शुगर आने की वजह से उसके ऊपर कौन सी लेयर बना देता है, प्लेक की। तो प्लेक जो है बना देता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे दांत सड़ने भी लग जाते हैं, हमारे जो इनेमल है उसे वो सॉफ्ट करने लग जाता है। सो ये प्लेग को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रात को ब्रश करके सोना चाहिए। बच्चों को हम यही कहते हैं कि 2 टाइम ब्रश करो, सुबह करो, शाम को करो, और अगर मीठा खाए तो स्पेशली करो। क्यों, क्योंकि ऊपर बैक्टीरिया जो है मीठा होने की वजह से प्लेग की लेयर बना देगा, और प्लेग की लेयर बनाने की वजह से हमारे जो इनेमल है वो सड़ने लग जाएंगे या सॉफ्ट हो जाएंगे या डीमिनरलाइज हो जाएंगे। सो वो प्लेग की लेयर को हटाने के लिए हमें ब्रशिंग करनी जरूरी है। If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and injection। अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने लग जाएगी हमारे टीथ में। सो आज के लिए जो है ये चैप्टर मैं यही खत्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अपकमिंग वीडियो में मिलेगा।